हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के भौतिक का चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर साल पेपर में पूछा जाता है। गैसीय उन्नयन विधि द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, उसी को दूसरे नाम से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, द्रव का आरोहण सूत्र के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अज्यूम करिए कि हमारे पास एक कोई बकेट है, कोई बर्तन है। इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है, कोई भी द्रव ले सकते हैं। अज्यूम करिए कि इसमें पानी ही रख देते हैं हम। ये रखने के बाद इसी के ऊपर में एक छोटा सा केस नली रख देंगे। केस नली आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी ऐसा छोटा से छोटा नली या ट्यूब बोला जाए जिसकी जो लंबाई है ना, उसके त्रिज्या की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो। जब लंबाई का मान इसके त्रिज्या के मान से बहुत ही ज्यादा हो, मतलब त्रिज्या एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल हो, ना के बराबर अगर कंसीडर कर सकते हैं त्रिज्या को, तो इस तरह का जो पाइप होता है, जो नली होता है, उसी का नाम हम रखते हैं केस नली। यहाँ शब्द से भी आप समझ सकते हो। केस का मतलब होता है हमारे बाल, और नली मतलब तो पता ही है कि कोई भी पाइप। तो ऐसा पाइप जो एकदम ही ज्यादा पतला हो और बहुत ज्यादा लंबा हो, तो उस तरह के पाइप को, उस तरह के नली को ही हम बोलेंगे केस नली। तो एक केस नली को हम इस द्रव में डुबा देते हैं। जब भी किसी द्रव में कोई केस नली को आप डुबाओगे, तो केस नली तो क्या है, सॉलिड चीज है ना, ठोस वस्तु है। तो ठोस वस्तु को जब डुबाओगे और सपोज करिए कि उसका पृष्ठ अवतल पृष्ठ हो ना, तो इस स्थिति में पानी जो है ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। इसके होता यह है कि जैसे ही केस नली को इसमें डुबाए, इसमें से जो द्रव है ना इसके ऊपर चढ़ने लगेगा और कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद रुक जाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि ये ऊपर चढ़ के इस तरीके का ना अवतल पृष्ठ बनाएगा। और क्यों बनेगा अवतल पृष्ठ, उसका रीजन बता रहा हूं अभी। ये ऐसे अवतल पृष्ठ बनाएगा। इसी पृष्ठ में एक स्पर्श रेखा खींचिए, ऐसे इस दिशा से भी और इस दिशा से भी। वैसे हर एक दिशा से स्पर्श रेखा खींचेंगे इसमें, बट दिखाने के लिए यही दो पोजीशन है। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यही जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये जो हमारा अवनमन जो बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस हिस्से को हम मेनिस्कस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा मेनिस्कस कहलाता है, ठीक है। तो इस मेनिस्कस के निचले वाले हिस्से में जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे, तो ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये जो हमारा सॉलिड है, केस नली का ठोस वाला हिस्सा है, उससे जो कोण बनाएगा उसको ले लेते हैं हम थीटा। तो इधर थीटा है तो इधर भी आएगा थीटा, और इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब संपर्क कोण। इसी थीटा एंगल का नाम है संपर्क कोण। मतलब जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, तो उसके मुक्त सतह से जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो वो सतह ठोस के साथ जो कोण बनाएगा, उसी कोण का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, या बोले संपर्क कोण। अब यही संपर्क कोण ही डिसाइड करता है कि ऐसा फिगर होगा मुक्त सतह का, या ऐसा बनाएगा, या इस तरीके का होगा जो उसका मुक्त सतह है। तो ये ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि थीटा का जो मान है ना, जब 0 और 90 के बीच में हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, तो इस तरह का पृष्ठ बनेगा। ये थीटा का मान जब 90 के बराबर हो जाए तो समतल पृष्ठ बनेगा, और यही थीटा का मान जब बड़ा हो जाए, किससे, 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा हो जाए, तो उस केस में ऐसा पृष्ठ बनेगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो संपर्क कोण है वो थीटा बन गया। अब देखिए, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है, इसी स्पर्श रेखा के ही दिशा में हमारा पृष्ठ तनाव, इसीलिए लिखा हूं पृष्ठ तनाव, द्रव का जो मुक्त सतह का जो पृष्ठ तनाव होगा, वो T इसी दिशा में कार्य करेगा। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जिस दिशा में, इस दिशा में अगर पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है, तो जिधर पृष्ठ तनाव एक तरह का बल है, वो क्या कर रहा है, इस द्रव का जो मुक्त सतह है उसको
नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। ये अगर ऐसा सतह है ना, मुक्त सतह, तो उसको इस तरीके का खींच के ऐसे करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो जहां भी बल लगेगा ये ऐसे खींच के इसको अवतल पृष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, जो पृष्ठ तनाव है। तो जहां भी हमारा कहीं बल लग रहा है तो न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है कि इसी बल के विपरीत दिशा में आपका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया बल होगा। ठीक है, तो चलिए इसी टी के जस्ट ऑपोजिट दिशा डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में हम मान लेते हैं कि प्रतिक्रिया बल है ना, जो आर है। ठीक है, इधर जब आर है तो इस साइड भी एकदम सीधे दिशा में ले लेना प्रतिक्रिया बल आर। अब ये प्रतिक्रिया बल आर की अगर बात करो तो यहाँ जब ये कोण थीटा बना रहा है तो ये भी इस सतह के साथ थीटा कोण बनाएगा और ये भी यहाँ थीटा कोण बनाएगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। अब जरा देखिए कि यही जो हमारा प्रतिक्रिया बल आर है, ये ठोस के सतह के साथ थीटा कोण पर है। मतलब एक जब कोई भी फोर्स पर्टिकुलर एंगल में कार्य करता है, कि कोई बल जो है किसी कोण में कार्य करता है, तो उसको हम दो हिस्से में वियोजन कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये बल आर इस दिशा में कार्य कर रहा है और थीटा कोण बना रहा है, तो इसको हम दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। और कौन कौन सा? तो एक इस दिशा में आ जाता है आर कॉस थीटा और इस दिशा में आ जाता है आर साइन थीटा, जो कि आप लोग सदिश वाले पार्ट में पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में, कि वियोजन, बल का वियोजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि इधर ही में ही इसी दिशा में साइन थीटा या इसी दिशा में कॉस थीटा क्यों है? क्योंकि देखिए अगर इस कोण के लिए देखूं तो ये लंब का कार्य कर रहा है और ये जो है ना आधार का कार्य कर रहा है। अब लंब मतलब क्या? लंब में क्या होता है? साइन थीटा। आर तो दोनों के लिए कॉमन है, तो साइन थीटा का मान निकालूं तो ये लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का मान निकालूं तो ये आधार बटा कर्ण होता है ना। तो देखिए लंब जो है हमारा इसी दिशा में कार्यरत है, ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और आधार इस दिशा में कार्यरत है। तो इसीलिए आधार की दिशा में हमने कॉस लिया है, क्योंकि कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और लंब की दिशा में साइन लेना है क्योंकि यह होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन ये साइन यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ साइन को लो या फिर इस जगह पे लो, दोनों का मतलब तो एक समान ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो बल को चाहे आप यहाँ दिखाओ साइन को, चाहे इस जगह में दिखाओ, सेम मतलब है। एग्जैक्टली लाइकवाइज आप यहाँ पे बात करो तो वैसे ही ऊपर इस थीटा के लिए ये आधार बनेगा, तो आपका आर कॉस थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा और आर साइन थीटा नीचे की ओर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आर कॉस थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा और आर साइन थीटा नीचे की ओर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे जो भी बल वहां पे कार्य कर रहे हो, सभी तरह का बल हमने उस फिगर में दिखा दिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि क्योंकि यहाँ भी ये ठोस के बीच में द्रव है, तो इसका भी मुक्त सतह ऐसे कॉनकेव सरफेस ही होगा। मुक्त सतह जो है अवनमन सतह ही बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमको करना क्या है इस पूरे डेरिवेशन में कि देखिए द्रव का जो सतह है वो तो ये है, यहाँ इस ऐसे यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ से इस हिस्से से द्रव जो है ना ऊपर चढ़ रखा है, इस हिस्से से द्रव जो है ऊपर उठ गया है। तो यही ऊपर उठे हुए द्रव का आपको ये निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक गया हो, जो द्रव है कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठ गया, उसी को बोलते हैं द्रव का आरोहण सूत्र। दूसरा पृष्ठ तनाव, ये जो पृष्ठ तनाव जो कार्य कर रहा है, ये टी का मान कितना होगा। ये पूरे डेरिवेशन में पूरे व्यंजक निकालने में एक एच निकालेंगे, एक तो टी निकालेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को सब चीजें क्लियर हो रखा होगा। तो चलिए इसको थ्योरी आप लोग जब लिखना चालू करोगे तो थ्योरी में क्या लिखेंगे, ये वाला हिस्सा मिटा रहे हैं, इनकी अभी जरूरत नहीं है। कि जो फिगर बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, इन्हीं चित्र को ही आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन देना है। कैसे? तो सबसे पहले क्योंकि हमने इसमें आर त्रिज्या का एक केस नली को रो घनत्व वाले द्रव में डुबाया हुआ है, जिससे जो द्रव है एच ऊंचाई तक ऊपर की ओर चढ़ गया है। तो इन्हीं चीज़ों को लिखना है आप लोगों को कि माना आर त्रिज्या का एक केस नली रो घनत्व वाले
द्रव में डुबाया जाता है, रो घनत्व वाले द्रव में डुबाया जाता है, जिससे द्रव केश नली में h ऊंचाई तक ऊपर की ओर h ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, या चढ़ जाता है भी लिख सकते हैं, उठ जाता ही लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, h ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया थ्योरी में कि क्या क्या हो रहा है। तो जब ये द्रव ऊपर की ओर उठेगा तो इस द्रव में देखो दो बल कार्य करेंगे। पहला तो बल है इसका जो स्पर्श रेखीय दिशा में जो पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है T, और इसी T के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा न्यूटन के तृतीय नियम के हिसाब से, जितना इसका क्रिया बल है उतना ही प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा R। ठीक है, और ये क्योंकि द्रव ऊपर उठ रहा है तो ये द्रव का स्पर्श रेखा ये है अगर हमारा, तो ये ही स्पर्श रेखा ये जो ठोस के साथ जो केश नली के इस दीवार के साथ जो कोण बनाएगा, इसी को हम स्पर्श रेखीय कोण थीटा बोलेंगे। तो दूसरा लाइन लिखेंगे इसी में कि द्रव का ऊपर की ओर चढ़ जाता है, इस प्रकार द्रव केश नली में द्रव का मुक्त सतह, केश नली में द्रव का मुक्त सतह तनाव की स्थिति में होता है, जो कि स्पर्श रेखीय दिशा में स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार केश नली में द्रव का मुक्त सतह तनाव की स्थिति में या तनाव में होता है, जो कि स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। तो मान लेते हैं कि उसका जो पृष्ठ तनाव T है, तब माना यदि पृष्ठ तनाव T हो तो न्यूटन के तृतीय नियमानुसार इस T के जस्ट विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तो न्यूटन के तृतीय नियमानुसार स्पर्श रेखा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, पृष्ठ तनाव T के विपरीत प्रतिक्रिया बल R कार्यरत होगा। ठीक है, अब यही प्रतिक्रिया बल, क्योंकि थीटा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था, स्पर्श कोण थीटा था, जो हमारा पृष्ठ तनाव का अगर स्पर्श कोण थीटा है तो यहाँ भी जो कोण आएगा शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से यहाँ भी थीटा ही आएगा। अब ये जो प्रतिक्रिया बल R है, क्योंकि थीटा कोण पर कार्यरत है, तो हम इस R को दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। पहले बताया था, एक तो ऊपर की ओर R cos थीटा और एक तो नीचे की ओर हॉरिजॉन्टल दिशा में R sin थीटा, ऊर्ध्वाधर दिशा में R cos थीटा और क्षैतिज दिशा में R sin थीटा। ठीक है, और ये देखिए जरा कि ये R sin थीटा ये वाले का जो वियोजन करे और इसका वियोजन करे, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, व्यासाभिमुख कार्य कर रहा है। इसलिए हम R sin थीटा जो है एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। और बचा क्या, ये जो R cos थीटा है ये पूरे के पूरे ये पूरे मेनिस्कस में कार्यरत होगा, और जो यही R cos थीटा है ये पूरा ऐसे पूरे मेनिस्कस में कार्यरत होगा और मेनिस्कस को ऐसे ऊपर की ओर उठाने लगेगा, जिसके वजह से इसमें जो द्रव है ये ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। ठीक है, और कब तक चढ़ेगा, तो देखिए ये लेवल था, इस लेवल से ऊपर की ओर चढ़ रहा है h ऊंचाई तक। ये जो द्रव है तभी तक ऊपर की ओर चढ़ेगा जब तक कि इस द्रव का जो भार है
इस द्रव का जो भार है ये पूरे r cos थीटा, जितना भी r cos थीटा कार्यरत है उन r cos थीटा के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले वियोजन कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, चूंकि प्रतिक्रिया बल, या डायरेक्ट लिख लेते हैं प्रतिक्रिया बल r को दो भागों में वियोजित किया जा सकता है। पहला तो है r sin थीटा, तो ये हो जाएगा क्षैतिज दिशा में। दूसरा है r cos थीटा, ये होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत होगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे चूंकि r sin थीटा एक दूसरे के विपरीत कार्यरत है, अतः एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा r cos थीटा जो है उसके वजह से ही हमारा द्रव है, ये द्रव ऊपर की ओर पूरा चढ़ने लग जाएगा, तथा r cos थीटा द्रव को ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, तो देखें जरा अब इसी में ये r cos थीटा का ओवरऑल वैल्यू कितना होगा, कुल मिला के मान कितना होगा। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा बना रहा हूँ, फिगर मिटा के। सोचिए यही फिगर को मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो ये हमारा मेनिस्कस है, और इसमें इसके प्रत्येक बिंदु पर r cos थीटा ऐसे ऊपर की ओर कार्यरत है, प्रत्येक बिंदु पर r cos थीटा। और देखें अगर ये पूरे बिंदु को अगर आप मिलाओगे ना तो ये वृत्त की परिधि बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर वृत्त के एक बिंदु पर एक r cos थीटा काम कर रहा है तो पूरे परिधि पर कितना r cos थीटा काम करेगा, तो वही हमारा कुल बल का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर इसी को लिखेंगे, अतः ऊपर की दिशा में लगने वाला कुल परिणामी बल, ऊपर की दिशा में लगने वाला कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा। तो भाई पूरे के पूरे परिधि में कार्य कर रहा है और एक परिधि के एक बिंदु में r cos थीटा है, तो पूरे बिंदुओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वही r cos थीटा में मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई r का, और यही आपका बन जाएगा क्या, कुल बल जो द्रव को ऊपर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना बल कार्य करेगा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इतना नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखें इसका जो नेक्स्ट स्टेप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अब क्या कर सकते हैं कि भाई यही जो r है ना, ये t के बराबर था। r क्या है, पृष्ठ तनाव, t का ही प्रतिक्रिया बल है। तो चूंकि ये r बराबर है t के, तो इसलिए F बराबर हो जाएगा यही t cos थीटा इंटू 2 पाई r लिख देंगे। ठीक है, r को रिप्लेस कर देंगे, r को हटा देंगे हम t के मान से। तो देखिए हमने सीख लिया कि कितना बल है, कौन सा बल है जो द्रव को ऊपर की ओर चढ़ाने में सहायक है या जिम्मेदार है। अब मैंने जैसे बोला ये जो द्रव है तभी तक ऊपर की ओर उठेगा ना, ये हिस्सा पूरा अगर देखिए, ये पूरा हिस्सा ये तभी तक ऊपर की ओर उठेगा जब तक कि द्रव का भार, ध्यान रखेंगे द्रव का भार जैसे जैसे ऊपर जाएगा गुरुत्वाकर्षण के वजह से द्रव का भार इस द्रव को नीचे खींचना चाह रहा है। अब जबकि ये सारे r cos थीटा उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो संतुलन की स्थिति में यही जो बल है r cos थीटा और ये भार दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा जो हमको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा भाई कि इस हिस्से में द्रव का भार कितना है। ठीक है, और भार निकालने के लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि पूरे इस हिस्से में द्रव का आयतन कितना है। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो सबसे पहले ऊपर चढ़े द्रव का आयतन निकाल लेते हैं। तो ऊपर, एक मिनट,
द्रव स्तंभ का आयतन लिख देते हैं उसको, थोड़ा लैंग्वेज अच्छा रहेगा। द्रव स्तंभ का आयतन तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ को बस ध्यान से समझेंगे इस हिस्से को, फिर मिटाता हूँ थोड़ा सा और समझ आएगा। अगर मैं पूरा वो जो द्रव ऊपर की ओर चढ़ा है उसका फिगर बनाऊं तो ध्यान से समझना है, यही मेन पार्ट है इस पूरे थ्योरी का। तो थोड़ा इसको बड़ा ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज करिए ऐसा है और इसमें इस ऊंचाई तक ये ऐसा द्रव ऊपर की ओर गया हुआ है, पूरा का पूरा ये वाले हिस्से में पूरा हमारा द्रव भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मुझे द्रव स्तंभ का आयतन निकालना है तो एक्चुअल में पूरा यही यहाँ से पूरे इस हिस्से का आयतन मुझे चाहिए, जो कैसे मिलेगा तो आप देखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस नली बेलन की आकृति में होगा तो इसमें सबसे पहले तो इस हिस्से का हम निकाल लेंगे आयतन, जो कि h ऊंचाई है और इसकी त्रिज्या कितनी है तो r त्रिज्या ही रहेगा, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर, दो हिस्से में बांट दो इसको, तो दूसरे हिस्से में इस हिस्से का ऊंचाई r ले लेंगे और त्रिज्या भी r हो जाएगा। तो कुल मिला के दो हिस्सा है, 10वीं में पढ़ते थे हम लोग 10th क्लास में, आयतन निकालने वाला सूत्र से इस हिस्से का आयतन निकाल लेंगे, जिसका नाम भी हम कर रखे थे A B C D E और F। इधर भी नाम था इसका A B, ये वाले हिस्से में C D, इधर अगर E करें तो इधर हो जाएगा F। तो पहले A B C D की मैं बात करूं तो द्रव स्तंभ का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी सी डी में स्थित द्रव का आयतन, तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन ए बी सी डी में स्थित द्रव का आयतन में प्लस कर देंगे सी डी एफ ई, यही है सी डी ई एफ, बेलन है ये भी, बेलन सी डी ई एफ में स्थित द्रव का आयतन, ठीक है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाई आप जब नीचे का तो चलो काम खत्म हो गया, इस हिस्से को मैं पूरा खत्म ही कर देता हूं, ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर के हिस्से का बात करते हैं तो ऊपर के हिस्से में देखिए ये पूरे हिस्से में पानी नहीं है या द्रव नहीं है, इसके सिर्फ इस हिस्से में द्रव है और ये बीच वाला जो पूरा हिस्सा है जो अर्ध गोलाकार है, इस हिस्से में किसी तरह का कोई द्रव नहीं है। तो जिसमें द्रव नहीं है उस हिस्से को माइनस करेंगे, तो कौन सा, तो अर्ध गोले का आयतन, ये वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के हमको द्रव स्तंभ का आयतन मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखें जरा फिर से, इस वाले पार्ट की मैं बात करूं, ये जो ए बी सी डी था इसमें त्रिज्या तो वही r है और ऊंचाई इसका यहाँ से यहाँ h था, तो बेलन का आयतन के सूत्र से आ जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट में देखो तो इसकी बेलन की भी त्रिज्या हमारा r है, लेकिन ऊंचाई को भी इसमें r लेना है, तो इसलिए इसका सूत्र बन जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू r, ठीक है। नेक्स्ट अर्धगोले का जो आयतन है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r का क्यूब हो जाता है, ठीक है, ये सूत्र है। अब इन्हीं में थोड़ा सॉल्व करते हैं, इधर तो पूरा मैथमेटिक्स है, तो पाई r स्क्वायर h प्लस ये भी बन जाएगा पाई r का क्यूब माइनस 2/3 पाई r का क्यूब, और आगे सॉल्व करें तो पाई r स्क्वायर, अच्छा ये आयतन को क्यों ना v लेके चले, v बराबर, तो पाई r स्क्वायर h प्लस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3 का नॉर्मल लघुत्तम लेके जो सॉल्व करते हैं उस तरीके से 3 कैसे इंटू करूं तो 3 पाई r का क्यूब माइनस 2 पाई r का क्यूब होल अपॉन 3 बना दो। आगे पाई r स्क्वायर h प्लस, देखें जरा यहाँ पे कि इस हिस्से को ध्यान से देखें तो 3 ठो पाई r क्यूब में 2 ठो पाई r क्यूब माइनस हो जा रहा है, तो बचेगा क्या, पाई r का क्यूब और बाई में 3। और देखें ध्यान से इन दोनों को, तो इसके पास पाई r स्क्वायर है, इसके पास भी पाई r स्क्वायर है, तो जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा h प्लस यहाँ बचा एक ठो r और बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, मतलब आयतन निकल गया कौन से हिस्से का, इस हिस्से का पूरा आयतन, जो द्रव भरा है उस द्रव का आयतन निकल गया। बट क्या मुझे आयतन चाहिए था,
नहीं, हम ये पूरा काम कर रहे हैं भार निकालने के लिए। और आप पढ़े हैं किसी भी चीज का भार निकालते हैं तो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले तो मैं द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान निकालना है अगर मुझे, तो किसी भी चीज का अगर हम घनत्व की बात करें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहीं से द्रव्यमान का मान निकाल लूंगा ना, तो घनत्व बराबर यही आ जाएगा। घनत्व को रो से दिखाएंगे तो रो इंटू वी। इसलिए सब ये काम कर रहे हैं हम लोग कि v का मान चाहिए यहाँ, तो v का मान पहले ही निकाल लिया। अब आते हैं भार के लिए। तो चूंकि द्रव का भार बराबर होगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। लेकिन इस द्रव्यमान को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से अभी मैं समझा रहा था, जैसे द्रव्यमान का मान आएगा घनत्व इंटू आयतन। तो यही द्रव्यमान की जगह लिख दो क्या, घनत्व गुणा आयतन, और गुणा गुरुत्वीय त्वरण अपनी जगह पे है, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यमान का घनत्व का मान तो हमारा रो होता है, आयतन हमने अभी निकाला है पाई आर क्यूब एच प्लस आर बाई 3, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी। तो इस तरीके से आपको द्रव का भार मिल गया। थोड़ा अच्छे से लिख लें अगर इसको, तो पाई आर का क्यूब एच प्लस आर बाई 3 और रो इंटू जी, ये आ गया आपका द्रव का भार। भार का बात कर रहे हैं, वेट का, तो वेट को W से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आ गया वेट का मान, भार का मान। और देखो संतुलन की स्थिति में जब द्रव संतुलित होगा, ऊपर जाना बंद कर देगा, तो उस स्थिति में ये जो हमारा बल लग रहा था कुल बल, अगर यहाँ पे मैं देखूं कुल बल निकालूं तो क्या था, आर 2 पाई आर और इंटू ऐसे लिख दे टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर था, ठीक है। इसका जो पूरा ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल ये है, और कुल भार अभी ले आए हैं। संतुलन की स्थिति में दोनों ही एक दूसरे के बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में ये दोनों को बराबर कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर बराबर पाई आर का क्यूब, अरे यार दिखाई नहीं देगा, यहाँ से लिखते हैं टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर बराबर पाई आर का क्यूब एच प्लस आर बाई 3 रो इंटू जी। ये ऐसा दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे संतुलन की स्थिति में। अब देखिए जरा, यहाँ से पाई पाई कट रहा है, एक आर से एक आर कट रहा है, और तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। तो यहीं से टी का मान निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी बराबर एक आर यहाँ बचा, उधर रो और जी भी बचा है, एच प्लस आर बाई 3 पूरे के बटा में क्या आ जाएगा, ये 2 बच गया है, तो 2 कॉस थीटा। तो यही स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा व्यंजक जो आया हुआ है, फार्मूला जो आया हुआ है, इसी फार्मूले को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव के लिए व्यंजक ज्ञात करना। तो आपका ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहले बताया था कि एक तो पृष्ठ केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और दूसरा फार्मूला होता है कि आरोहण सूत्र एसेंट हाइट, ये एच का मान निकालने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि नहीं, हमको तो पता ही है ये कि चूंकि आप देख रहे हो इस स्थिति में, आप जो केस नली जो हम बनाते हैं, शुरू में ही केस नली का मैंने परिभाषा दिया कि पतला सा ट्यूब होता है, एकदम पतला सा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी और त्रिज्या एकदम ना के बराबर। यहाँ जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या बहुत ही कम होगी इसकी लंबाई की तुलना में। तो क्या कर सकते हैं, तो भाई देखें, एक तो आर का मान बहुत कम है, ऊपर से उसको 3 से डिवाइड भी करना है, तो ओवरऑल ये r बाई 3 का जो मान है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, चूंकि r/3 बहुत ज़्यादा छोटा है h से, इसलिए r/3 की उपेक्षा करने पर, तो इसकी अगर मैं उपेक्षा कर दूं तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, t बराबर r रो जी और h मिल जा रहा है बाई 2 कॉस थीटा। ये देखें r/3, इस h में आप ऐड करो, जोड़ो, घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मान इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए r/3 की उपेक्षा करें तो हमको ये मिल रखा। यह भी पृष्ठ तनाव के लिए ही व्यंजक है। दूसरा, आरोहण सूत्र के लिए यही लिख देना आप लोग जब इसका थ्योरी करोगे तो, कि अच्छा ये वाला हिस्सा द्रव्यमान गुणा आयतन गुणा गुरुत्वीय त्वरण जी था, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण।
थोड़ा मिटाना पड़ गया। आगे देखें तो यहाँ से अगर मैं एच का मान यहाँ पे आप लिख लेना, यही पृष्ठ तनाव के लिए व्यंजक है, के लिए व्यंजक है। दूसरा, इसका तिर्यक गुणा करके एच का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा बाई आर रो जी, और ये जो है आपका आरोहण सूत्र है। इसी एच से आप ये इसमें क्या क्या है, पृष्ठ तनाव, जो स्पर्श कोण, त्रिज्या, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण, ये सब का मान रखोगे ना तो एच का मान निकल जाएगा कि भाई इस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, और इसी को ही हम बोलते हैं आरोहण सूत्र। तो यही आरोहण सूत्र का व्यंजक है। तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। आप स्टार्ट करना, यहाँ से नोट डाउन करना, और कंप्लीट है ये पूरा, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके टीचर्स भी क्लास लिए होंगे तो बोले होंगे कि ये टॉपिक आना ही रहता है, ठीक है, हर साल के पेपर में। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ऑफ करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट कोई टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे तो उसका भी वीडियो बनेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।